नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी मोहित की है। उत्तराखंड के रहने वाले मोहित। ये जो घटना उनके साथ में बनी थी ना, साल था 2005 का। तो हुआ क्या था मोहित के साथ में, आइए चलते हैं उनकी कहानी में, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या घटा था मोहित के जीवन में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है, मैं उत्तराखंड का निवासी और वो साल 2005 का था। मैं अच्छा भला नौकरी कर रहा था, घर परिवार मेरा सब सुखी संपन्न था। ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी मेरे घर में नहीं थी। उन दिनों मेरे पास में माँ बोलती थी कि अच्छा रिश्ता भी आ रहा था शादी के लिए। मैं जवान था, लेकिन मैं सोचता था कि ये नौकरी नहीं, कोई इससे बढ़िया कोई नौकरी मिल जाएगा और तब मैं अपने पैर जमा लूँगा और तब मैं शादी करूँगा। इस नौकरी पर मुझे भरोसा भी नहीं था, इससे मैं कुछ बन भी नहीं सकता था। तो मैं अपना तिकड़म लगा रहा था, अपने यार दोस्तों से बातचीत हो रही थी और उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि मोहित, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी लगा कर दूँगा। और इसी सिलसिले में मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ जो कभी मेरे क्लासमेट था, मेरे क्लास का साथी था। जब उसके पास जाता हूँ, उसके घर पर, तो उसके घर के ठाट बाट देख करके मैं चौंक जाता हूँ। जो मैं उसका गरीबी जीवन देखा था वो तो था ही नहीं, वो तो बिल्कुल रईस बन चुका था, अमीर बन चुका था। अरे इतने सालों में ऐसा क्या हो गया? जब मैं उसके घर में जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं हैरान रह जाता हूँ। गरीबी तो उसके घर से ना जाने कब की निकल चुकी थी। आज जब मैं पूछता हूँ उससे, अपने दोस्त से, कि ये सब तुमने कैसे किया, तुम्हारे पापा ने किया कि तुमने किया? तब मेरा दोस्त हंस के कहता है कि अगर मैं पापा का भरोसे रहता तो हम तो वही जीवन जीते रहते, गरीबी वाला जीवन। मैं अपना धंधा अपना खुद का किया और देखो मैं अपने धंधे से आज कितना आगे बढ़ गया हूँ। देखो, जो पुराना मकान था उसके बदले में नया मकान खड़ा कर दिया हूँ। अब हमारे पास में साइकिल थी और देखो अब हमारे पास में कार है। तुम देख रहे हो ना, हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं उसकी ये सब देख करके जल भुन गया था, जलन सी आ गई थी। अब मैं उसकी बातों को सुन रहा था, उसकी बात में कितनी दम था मैं सब कुछ देख रहा था। जो वो बता रहा था ना, एक एक बात उसकी सच थी। और सही में ऐसा उसने कौन सा काम कर लिया था जिसकी वजह से आज इतना अमीर बन गया था। मैं उससे पूछ रहा था कि भाई कुछ हमें भी बता दे, कुछ हमें भी तरीका बता दे, मैं भी तुम्हारे आसपास में तो नहीं, कम से कम थोड़ा लेवल में तो आ जाऊँ, मैं नौकरी करता हूँ। तब वो कहने लगा कि नहीं मोहित, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस का गुर है और तुम समझ नहीं पाओगे। वो मुझे मना कर दिया। ये बात मेरे मन में टीस बन करके बैठ गई। मैं वहाँ से लौट तो आया, लेकिन मैं मन ही मन सोच लिया था कि मैं अपने बलबूते पर, आज जो मेरा दोस्त बिजनेस करता है ना, वही बिजनेस करूँगा और उससे बड़ा आदमी बन करके मैं उसको दिखाऊंगा। मैं लालच में अंधा हो चुका था, जलन में अंधा हो चुका था। मुझे तो बस नीचा दिखाना था अपने दोस्त को। मैं उसको अब इस तरह दिखाना चाहता था कि मैं देख ले, तेरे सामने आया था। अब मैं तुझसे पूछ रहा था कि अपने गुर बता दे बिजनेस का। हम दोनों दोस्त हैं ना, पहले तो हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे। यही मेरे मन में अब प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं करूँगा तो बिजनेस यही वाला जो ये कर रहा है। आखिरकार मैं कुछ दिन इंतज़ार किया, सही टाइम पर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। बिजनेस नया नया, मैं इस लाइन में कभी आया नहीं था, ना उसके गुर मुझे मालूम था। लेकिन जितना मैं कुछ दिनों में सीखा था ना, और उतना मैं सही काम कर रहा था। देखते ही देखते कुछ दिनों में मेरा बिजनेस जो था ना, स्टेबल हो चुका था। मुझे लगा कि अरे बस कुछ दिनों की बात है, अब मैं अपने दोस्त से आगे निकल जाऊंगा। मेरे अंदर एक घमंड आ चुका था कि बस कुछ दिनों की बात है, देख तेरे पास में
चमचमाती हुई कार लेके पहुंचूंगा। मेरा तो टारगेट मेरा दोस्त था। मैं उसको किसी तरह से नीचा दिखाना चाहता था कि देख, मैं वही लड़का हूँ जो मैं तेरे पास में आया था और तुम अपनी शान शौकत दिखा रहे थे। तुम बता रहे थे आज देखो मेरे पास में भी है, और मैं भी चमचमाता हुआ कार उसको ले जाकर दिखाता हूँ। लेकिन ये बात जो मेरे मन में थी ना, मन में ही रह गई। ऐसा मैं कर नहीं पाया। अचानक वो मेरा बिजनेस डाउन होने लगा। मैं हर तिकड़म लगा चुका था कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े, लेकिन वो आगे के बजाय पीछे चल रहा था। मेरा पैसा नुकसान हो रहा था। जितना पैसा मैं यार दोस्तों से मदद करके लिया था वो सब स्वाहा होने लगा। तब मुझे लगा कि अगर ये पैसा निकालना है तो मुझे और पैसा डालना पड़ेगा। मैं अपने माता पिता से बोलता हूँ, माता पिता मना कर देते हैं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ से बोलता हूँ कि देख माँ, मैंने कर्जे लेकर के एक बिजनेस खड़ा किया हूँ, लेकिन वो बिजनेस है ना नुकसान में जा रहा है। अगर मैं इतना पैसा नहीं लगाऊंगा तो मेरा पैसा रिटर्न भी नहीं होगा। माँ मेरी बातों पर विश्वास कर जाती है, पिता को मनाती है, और पिता का जो जमा पूंजी होता है वो मुझे दे देती है। और कहते हैं कि देख मोहित, मेरे पास में सब जमा पूंजी यही है। हम अपने फ्यूचर के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए संभाल कर रखे थे। इनको खोना मत। अगर खो दिया ना तो समझ ले हमारा तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। फिर हमारे घर पर कभी मुंह दिखाने के लिए आना भी मत। इस पैसे को सोच समझ के खर्च करना। ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी पूंजी है, आखिरी कमाई है। अब मैं कोई काम तो नहीं करता हूँ कि मैं पैसा जमा करूँगा। जब मेरे पापा बोल रहे थे ना, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। अब मैं तो बस खुश था कि चलो पैसा मिलने वाला है, या मिलने वाला अब मिल चुका है। अब मैं जल्दी से पैसा अपने काम में लगाऊंगा, और फिर वो पैसा मेरा पहले वाला भी रिटर्न आ जाएगा, और इस पैसे से मैं डबल कर लूँगा। मेरा मन में ये सब ख्याली पोलाव चल रहा था। आखिरकार मेरे माँ बाप पैसा देते हैं, हाँ मैं खुशी खुशी शहर पहुँचता हूँ, उस पैसे को फिर लगाता हूँ। अब पैसा रिटर्न करने का अब टाइम आ चुका था, रिटर्न होने का। लेकिन मुझे बड़ा झटका तब लगा कि जो मैं अपने माँ बाप से पैसा लेके आया था ना, वो भी डूब चुका था। अब तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, और साथ में ही मैं भूत प्रेत ऐसी शक्तियों को भी मानता था। मैं जानता था कि अगर ईश्वर है तो भूत प्रेत भी है। अब मैं बड़ा पेशो पेश में पड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। क्या मेरे काम को किसी का नज़र लग गई है? जब इंसान कुछ खोता है ना, तब भगवान याद आते हैं। मैं मंदिर मंदिर प्रार्थना करने अब लगा कि हे भगवान, मुझे अब उबारो, मेरा जो डूबा हुआ पैसा है किसी तरह से लौटा दो। मैं आरती में भाग लेने लगा। जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि हाँ इस भगवान के पास चलना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, मैं भगवान के पास जाने लगा। लेकिन सब कुछ ऐसा ही रह गया, पैसा लौट नहीं रहा था। मैं निराशा में डूबता चला गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तब मेरे किसी दोस्त ने बताता है कि देख मोहित, तू भगवान में आस्था जरूर रखता है, लेकिन देखो भगवान ने मदद तो नहीं किया ना। एक काम कर, मैं एक लोग को बताता हूँ, नाम जानता हूँ उनका, उनसे जाके मिल। वो कुछ तंत्र मंत्र करते हैं और तुझे सही राय देंगे। अगर तेरे पास में कोई नज़र टोटका लगा हुआ है या फिर किसी ने किया कराया है तो जान जाएंगे और तेरे ऊपर उतारा कर देंगे। सब कुछ सही हो जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं तुझे लेके चलता हूँ। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था अपने दोस्त के साथ, लेकिन मेरे पास में अब कुछ बचा ही नहीं था। अब मैं विश्वास करूं ना करूं, लेकिन मुझे वो काम तो करना ही था। मैं ऐसा किसी व्यक्ति को ढूंढ भी रहा था जो मेरा लूटा हुआ पैसा वापस करा दे। आखिरकार मैं अपने दोस्त की बात मानता हूँ। रात के टाइम उस इंसान के पास पहुँचता हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, तो मुझे देख के हैरानी होती है कि मेरा जो दोस्त जिस पुरुष के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन उस पुरुष का मौत तो काफ़ी दिन पहले हो चुका। अब उसकी जगह में उसकी पत्नी ये सब झाड़ फूक और देख रेख का काम करती थी।
मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि आखिर कोई स्त्री झाड़ फूक या फिर तंत्र मंत्र का कैसे काम कर सकती है। लेकिन जब उसने मुझे देखा तब कहने लगी, तुम पर कराया हुआ है, किसी ने तुम पर जादू टोना कराया हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मेरा कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन आखिरकार मुझे अब वही दोस्त याद आता है कि कहीं मेरा दोस्त मुझसे अब जलन तो नहीं हो रहा था। तभी वो सोचने लगा कि मैं कहीं उससे आगे ना बढ़ जाऊं, शायद उसी का कुछ किया कराया तो नहीं है। मैं उसके झांसे में आ चुका था। अब जो बात कह रही थी मुझे अब मानना पड़ा। तब मैं तंत्र मंत्र कराता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। कहती है कि बस 1 हफ्ता रुको, देख लेना सब तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम सही होने लगेगा, वो पैसा तुम्हारा वापस आने लगेगा। लेकिन 1 हफ्ता क्या 10 दिन बीत चुका था, एक धेली भी रिटर्न नहीं हुआ था। मैं बड़ा परेशानी में था। अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता था। मेरे पिता ने जो मुझे बता दिया था कि देख, ये आखिरी मेरी पूंजी है, इस पूंजी को गवा दिया ना तो मोहित तुम घर मत लौटना, हम तो अपने आप को जैसे तैसे ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन तुम अपने घर को भूल जाना। गुस्से में थे, वो बात बोल दिए थे। मुझे उनकी बात आज भी याद था। मैं सोच लिया कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक वो पैसा मैं उनको रिटर्न न कर दूं। वो भी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन ये सब करने के बाद, झाड़ फूक होने के बाद भी जब मेरा पैसा नहीं आया ना, तब वही दोस्त मुझे किसी और के पास ले जाता है। वो मेरा जिगरी दोस्त था, मैं उसके साथ काम करता था, नौकरी करता था, और मैं नौकरी छोड़ करके अब इस लाइन में पड़ चुका था। मेरा वो दोस्त मुझे जहाँ जहाँ ले जाता है मैं उसके साथ जाता हूँ। वो मेरा मदद कर रहा था, कैसे भी करके मेरा पैसा रिटर्न आ जाए। भगवान के चरण में तो मैं काफ़ी देर बैठा रहा, मंदिर मंदिर घुमा, हर आरती में भाग लिया, लेकिन भगवान ने मेरी सुध नहीं ली। तब मैं गलत रास्ते पर आ चुका था, मजबूरी में, मैं आना नहीं चाहता था। आखिरकार मैं बहुत जगह भटका, बहुत तंत्र मंत्र के जानने वालों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। वादा तो सबने कहा कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दो, मैं ऐसा करता हूँ कि पैसा तुम्हारा वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब 2 महीना बीत गया ना ये सब करने में, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे तांत्रिक के पास में जाना चाहिए जो मेरा उपकार कर सके। लेकिन ऐसा तांत्रिक मिलेगा कहाँ? मैं अपने आप ढूंढने लगा। आखिरकार मुझे सूत्रों से पता चला कि हाँ, फलानी जगह पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, और वो बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, बहुत लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मेरा नंबर आता है, आखिरी नंबर, तब मैं बाबा का चरण पकड़ लेता हूँ। बाबा मुझ पर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तू दूर रहा, लेकिन मैं उनका चरण नहीं छोड़ता हूँ। कहता हूँ बाबा मुझे ऐसा कोई शक्ति दे दो जो मेरा कल्याण कर सके। मैं कुछ शक्तियों के बारे में जानता था शुरू से, जिनमें याक्षिणी थी, प्रेतनी थी, पिशाचनी थी। इन शक्तियों को कोई साथ लेता था तो शायद उनके बस में आ जाती थी, और फिर मुँहमांगा काम हो सकता था। मैं इसी जुगाड़ में गया था कि बाबा पहुँचे हुए हैं, बड़े तांत्रिक हैं, अगर उनका अब बस चला तो मुझे कोई ना कोई शक्ति दे देंगे, और वही मैं करने की कोशिश करता हूँ कि बाबा कोई मुझे शक्ति दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा बाबा। मेरे पास में अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं ही हूँ एक। बाबा अब सोचने लगे, कहने लगे देख, जितना तू दिलेर देख रहा है ना, उतना दिलेर तू मुझे लग नहीं रहा है। तू इन शक्तियों को अब संभाल नहीं पाएगा। मैं कहने लगा बाबा मैं सब कुछ कर लूँगा, मरता क्या ना करता। मैं तो बाबा के चरण अब छूने लगा था कि बाबा मैं इस जगह से बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरे पर उपकार नहीं करोगे। बाबा को मैं पूरी कहानी सुना चुका था, बाबा मेरी कहानी पर शायद अब पसीज भी चुके थे। तब उन्होंने कहा कि देख, मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है, हाँ शक्ति पाने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। मैं तुझे मंत्र दूंगा और उस मंत्र का तू जाप कर, और सब कुछ विधि विधान मुझे बताने लगे। अगर ये तू काम कर लेता है ना
तो तेरे पास में शक्ति खुद ही आ सकती है। तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि चलो बाबा ने मेरा काम बना दिया। उनकी मंत्र के याद करता हूँ और जैसे विधि विधान होता है मैं शमशान में जाता हूँ। हालांकि मैं भूत प्रेत को मानता था, मुझे मालूम था कि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ अकेले रात के जाना ठीक नहीं है। लेकिन जो नहीं बाबा ने कहा था मैं वैसे ही करता हूँ। मैं अपने किसी दोस्त को लेकर नहीं जाता हूँ। बाबा ने कहा था ये जो क्रिया होगी बिल्कुल सुनसान जगह पर होगी, शमशान में, और वहाँ आसपास में कोई और नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम ये काम को कर नहीं पाओगे। जैसे विधि विधान बताते हैं, इतने मंत्रों का, इतना माला का अब तुम्हें साधना करना है, उच्चारण करना है, मैं उतना करता हूँ। मैं डरा भी रहता हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ ना, मेरा डर निकल जाता है। फिर तो मैं पूरा माला फेर लेता हूँ। मुझे लगा कि अब चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, अब वो कोई शक्ति जरूर मेरे पास में आएगी। जब मैं 1 घंटा पूरा बैठ कर के इंतज़ार करता हूँ सारा विधि विधान करने के बाद में, और जब मेरे पास में कोई नहीं आता, एक मामूली सा हवा का झोंका भी नहीं मुझे डरा पाया था, तब मैं जान गया कि नहीं, या तो मंत्र में कमी है या विधि विधान में कमी है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो मैंने किस्से कहानियाँ सुना था वो लोग तो साधना कर लेते थे, उनके सामने में शक्ति भी आ भी जाती थी और उनकी मांगी मुराद पूरी हो जाती थी। मैंने भी तो वही किया, लेकिन मेरे पास में ना तो याक्षिणी आई, ना कोई और शक्ति आई, ना कोई चुड़ैल आई। मैं बड़ा निराशा में डूब चुका था। मैं अगले दिन बाबा के पास पहुंचता हूं तो बाबा मुझे समझाते हैं कि मैंने जो तुझे मंत्र दिया है वही मंत्र है, उसी मंत्र को तू जाप करेगा और देखना वो शक्ति आएगी। तब मैं बाबा से कहता हूँ कि आपके बताए हुए मंत्र पूरा विधि विधान से किया जैसे आपने बताया था, लेकिन कोई भी शक्ति, एक हवा का झोंका भी हमारे पास नहीं आया। तो बाबा ये सब क्या था, मुझे क्या शक्ति नहीं मिल पाएगी। बाबा सोच में डूब गए, कहने लगे कि 2-3 दिन के बाद में तू मिल। जब मैं 2-3 दिन के बाद में जाता हूँ अब उनके घर पर, तब बाबा का दरवाज़ा बंद मिलता है। पता लगता है कि बाबा कहीं दूसरी जगह चले गए। मैं निराशा से डूब जाता हूँ कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। वो जो मंत्र मेरे को बाबा ने दिया था उसी का मंत्र का मैं जाप करने लगता हूँ, जैसे अब विधि विधान बताए थे। शमशान जाता हूँ मैं, याक्षिणी, प्रेतनी, पिशाचनी कोई भी मिल जाए, मुझे साधना से मतलब था, कोई भी शक्ति मेरे पास में आ जाए। लेकिन मैं ना जाने कितनी रात शमशान में गया, वहाँ मैं सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो लगा कि शमशान में आत्मा रहती है, भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन जब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एक आम जगह की तरह लगा, मुझे कोई डरावनी चेहरा भी नजर नहीं आया। तब मुझे विश्वास मेरा डगमगाने लगा कि क्या सही में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे लगा कि अगर होते होंगे तो अब तक मुझे दिखाई देना चाहिए था। चलो मैं मान लिया कि कोई चुड़ैल को मैं साधना नहीं कर पाया, लेकिन शमशान तो भूतों का डेरा होता है, कोई ना कोई शक्ति वहाँ जरूर होती है। तो कोई शक्ति या कोई भूत प्रेत या कोई पिशाचनी मुझे नजर आ जाना चाहिए, मुझ पर हमला भी हो जाना चाहिए था। अगर उस मंत्र में शक्ति नहीं था तो वहाँ के भूत पिशाच मुझे मार भी सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं। तब मेरा इन चीज़ों से विश्वास उठने लगा था कि नहीं नहीं, भूत प्रेत होते ही नहीं है, खाम खा लोग अब ये सब हवा बना रखे हैं। अगर भूत प्रेत होते तो मुझे दिखाई देती थी ना। मैं एक दिन नहीं कई रात में शमशान में गुजार चुका था। अब बाबा के दिए हुए मंत्र को जाप करता रहा, अब पूरा विधि विधान से। तो ये सब क्या है, मैं निराशा में आ चुका था। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब एक ही रास्ता है कि मैं अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चले जाऊं, ये सारे पैसे मैं भूल जाऊं। मैं अपने दोस्तों को समझा दूंगा कि धीरे धीरे करके मैं आपका पैसा चुका दूंगा, जैसे जैसे सैलरी मिलेगी मैं आप लोगों को पैसा चुकता कर जाऊंगा। लेकिन मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनका पैसा मैं इतना लगा चुका था इस काम में, कैसे मैं वापस करूंगा। दिमाग मेरा कोई काम नहीं कर रहा था।
जब मैं निराशा से भरा हुआ अब मैं अपने पिछले काम पर लौटता हूँ और तब जाके मुझे एक झटका और मिलता है। वहाँ का मैनेजर कहता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जगह पर दूसरा लड़का रख दिया हूँ। सही में झटके पर झटके मुझे मिल रहा था। पैसा का पैसा गया, सब कुछ गया, ऊपर से जो मेरी पिछली नौकरी थी अब वो भी चली गई थी। अब तो मेरे पास में खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं निराशा के अंधकार में डूबा हुआ और अपने कमरे में बस अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों जलन में आया। अगर मैं जलन में नहीं होता तो ऐसा काम ही नहीं करता। जबकि मेरे दोस्त ने बताया था कि देखो भाई, ये तुम्हारे बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारा पैसा बैकअप में चाहिए, थोड़े मोड़े पैसे में ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे तो सनक सवार थी, मैं अपने दोस्त की बात को नहीं माना। मुझे लगा कि ना, ये मैं बिजनेस आराम से कर लूँगा। अब मैं उस लाइन में कूद गया जिसके बारे में सही ढंग से जानता भी नहीं था। अब मेरे पास में कुछ था ही नहीं। अब जो मेरे दोस्त भी थे जो अभी भी मेरे साथ में थे वो भी धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ने लगे। अब मैं अलग दुनिया में पहुंच चुका था, नशे की दुनिया में। जो भी यार दोस्त थे नए बनाता था, उनसे कुछ पैसा उधार लेता था और नशे में अब चूर होने लगा। बस यही काम बचा हुआ था। मैं अपने पुराने दोस्तों से मुंह छिपाता था कि कहीं मुझे देखते हुए पैसा न मांग ले, इसीलिए मैं उनके पास जाता तो नहीं था। लेकिन ऐसे मेरे दोस्त नहीं थे, वो मुझे ढूंढते थे कि मेरा दोस्त कहाँ गया, मोहित कहाँ गया। लेकिन मैं यही शर्म से उनके पास जाता नहीं था। मैं अंधकार में डूबने लगा, नशे में डूबने लगा। हर तरफ निराशा ही निराशा मुझे दिखाई दे रहा था। अब तो लगने लगा कि ये दुनिया मेरे लिए बना ही नहीं है, तो मैं आखिर इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ। ऐसा ही कई बार मेरे साथ में परिस्थिति हुई, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लिया कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। मैं एक ऐसी नौकरी की तलाश करने लगा जिससे मेरी अब दोस्तों का खर्चा कम से कम चुका तो पाऊँ। अखबार देखने लगा, लेकिन ऐसा कोई नौकरी मिल नहीं पा रहा था। मैं चाय की दुकान पर सुबह में बैठा था, मेरे पास तो चाय पीने का पैसा तक नहीं था। मैं अखबार के लालच में आया था कि चलो अखबार पढ़ लेते हैं, शायद कोई नौकरी मेरे लायक मिल जाए। हाँ, वही अखबार पढ़ता हूँ। चाय के पैसे नहीं होते तो मैं चाय भी नहीं पी पाता हूँ। मेरा जो हालत था ना, बस एक भिखारी की तरह हो चुका था। कपड़े भी गंदे हो चुके थे और जैसे मैं कई दिन से नहाया भी नहीं था सही ढंग से। रात के टाइम, आप एक चीज़ बताऊं कि मेरे पास में चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन शाम के टाइम में ऐसा क्या होता था कि मैं किसी न किसी नया दोस्त के पास में जब ठेका पर जाता था और नए दोस्त के पास मैं नया दोस्त बना लेता था, उसे अपना दुखड़ा सुनाता था और वो मेरे झांसे में आ जाता था। अब मैं फिर दारू पी लेता था। वही दोस्त मुझे पैसा नहीं, दारू जरूर देता था कि दोस्त पी लो, गम हल्का कर लो, मैं तुम्हारा यही मदद कर सकता हूँ। तो रात को मैं दारू के नशे में और सुबह में मेरे पास में चाय के पैसे तक नहीं होते थे। मैं कई दिनों तक एक आध दिन भूखे भी रख चुका था। अब नए दोस्त के सहारे नया दोस्त बनाता था और कुछ खाने पीने के मिल जाता था। मैं पुराने दोस्तों के पास में जाने से कतराने लगा। अब मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। मैं उसी चाय दुकान पर सुबह का वक्त था और मैं अखबार पढ़ने के लिए आया था, निराशा से भरा हुआ। मेरी अब वो अखबार को पलटते जाता हूँ कि कोई कॉलम में ऐसा कुछ नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी जो मिल रही है ना, उससे मेरा काम नहीं चलने वाला। आज जो अच्छी नौकरी मिल रही है और उसके लिए बहुत कुछ चाहिए था, बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए था। अब मैं इतना पढ़ा भी नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, इस जगह पर अब बेकार है, अखबार में मेरे लिए कोई काम नहीं मिल रहा है। आज जैसे ही मैं जाने का सोचता हूँ ना, अब एक अधेड़ व्यक्ति आकर के मेरे पास बैठता है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें होती है और चश्मा लगाए हुए, और पावर का चश्मा लग रहा है कि जैसे उसकी आंखें डबल दिखाई दे रही है। सफ़ेद बाल उसका, दाढ़ी बढ़ी हुई और सफ़ेद ही कपड़ा पहन रखा है। मेरे पास आके बैठता है और मेरे हाथ से अखबार मांगता है कि बच्चा, अगर अखबार पढ़ लिया तो मुझे दे दो। मैं गुस्से में तो था ही, अखबार दे देता हूँ, लो बाबा आप पढ़ लो, मेरे लायक इसमें कोई खबर नहीं है। और तब वो मेरी तरफ झोंक के देखता है
नीचे से ऊपर तक जैसे एक्सरे कर रहा हो। कहता है कि बड़े निराशा में लग रही हो नौजवान, बात क्या है, कहानी क्या है तुम्हारा। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, चुपचाप अब उसकी तरफ देखता रहता हूँ, जैसे वो कुछ बोल रहा है, मैं उसको बात को सुन रहा हूँ। बस यही दिमाग में चल रहा है, अरे इसे क्या बोलना, ये मेरा क्या भला कर पाएगा। देखने में इसे ऐसा ही लग रहा है, ज़्यादा पैसा वाला होता तो ये छोटी सी दुकान पर चाय पीने थोड़ी आता। सफ़ेद कपड़े पहनने से कोई अब लखपति करोड़पति तो नहीं बन जाता। हाँ, उसके सफ़ेद कपड़े बहुमूल्य जरूर लग रहे थे। सफ़ेद जूता वैसे ही चमचमाता हुआ मैं देख रहा था। लेकिन मैं उस अधेड़ व्यक्ति को देखता हूँ ना, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अधेड़ व्यक्ति का दिलचस्पी मेरे में होती है। मुझसे बार बार पूछता है, नौजवान क्या तुमने कुछ नाश्ता पानी किया है, कि ऐसे ही आकर के अखबार में कुछ तलाश कर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखता रहता हूँ। तब चाय का ऑर्डर देता है, कुछ बिस्कुट भी मंगाता है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मैं मना करता हूँ कि नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे बिस्किट नहीं चाहिए। तब कहता है कि नौजवान मैं देख रहा हूँ तुम शायद भूखे हो, तुम कुछ खाए पी नहीं हो। मुझे लग रहा है कई दिन से तुम सही ढंग से नहाए भी नहीं हो, और ये भी लग रहा है कि तुम शायद नशा भी करते हो। चिंता मत करो, पहले तुम चाय पियो और फिर हम बात करते हैं ना, दोस्ती समझो मुझे। मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, और मुझे चाय की तलब भी लगी हुई थी और पेट खाली भी था। तो बिस्कुट देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं बिस्किट भी खाता हूँ और चाय भी पीता हूँ। तब वो अधेड़ व्यक्ति मुझे उठाता है, कहता है कि आओ मेरे साथ में, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं सड़क के साइड में चलने लगता हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कहाँ लेके जा रहा है। जब सड़क पर आता हूँ तब एक चमचमाती हुई कार मुझे खड़ी दिखाई देती है, काले रंग की कार। कहता आओ, ये कार अपनी है, बैठते हैं और बात करते हैं। मैं एकदम उसकी चमचमाती हुई कार देखा ना, तब मुझे लगा कि मेरी सोच गलत थी। ये तो बहुत पैसे वाला है, अमीर व्यक्ति है। ये मामूली सी चाय की दुकान पर क्यों आया था भाई, जहाँ मजदूर लोग अब चाय पीते हैं। अब इसकी जगह तो नहीं थी, क्यों आया था। मेरे मन में इतना सवाल अब पैदा होने लगा था। मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ, ना बोल पाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो पिछली सीट पर बाइज्जत मुझे बिठाता है। तब ड्राइवर से कहता है कि चलो कोठी चलो। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब मेरा सपना है और सपना टूट जाएगा। भला इस अद्भुत जो अधेड़ व्यक्ति है, अब इसकी दिलचस्पी मेरे में क्यों है, समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं लूटा पिटा था, अब मेरे पास में ऐसा कुछ था ही नहीं, ना तो खोने के लिए था। अब मैं चुपचाप शांत बैठता हूँ और देखना शुरू करता हूँ कि आखिर मुझे कहाँ लेके जा रहा है। एक कोठी में जाके कार पहुँचती है। तब वो अधेड़ व्यक्ति मुझे बाइज्जत उतारता है, आओ नौजवान, ये अपना ही घर है, अपना ही घर समझो। उसके साथ में उसके ड्राइंग रूम में जाता हूँ। अब बाइज्जत मुझे बिठाता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता का प्रबंध करूँ, मुझे लग रहा है कि तुम शायद पिछली रात पे कुछ नहीं खाए हो। बिना कुछ सोचे समझे वो चला जाता है बोल करके। मैं तो सोफे पर देख रहा हूँ कि कहीं मुझे बैठने से सोफा का गंदा तो नहीं हुआ, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा उस पर बिछा हुआ था। अब मेरे कपड़े की हालत कुछ ऐसी ही थी। मैं डर लग रहा था कि कहीं मैं बैठा और कहीं सोफा गंदा ना हो जाए। लेकिन उसने जरा भी झिझक नहीं किया, मुझे सोफे पर बिठा दिया और फिर नाश्ता पानी के जुगाड़ में लग गया। जब आता है तो उसके हाथ में प्लेट, कुछ फल फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ बढ़िया सा पकवान लेके आता है। अब मेरे सामने रख देता है, कहता है नौजवान पहले भूख मिटाओ अपना, बात तो हम करते रहेंगे। जब मैं इतने सब कुछ देखता हूँ ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं अपनी भूख को मिटाता हूँ, शांत करता हूँ, और तब मैं पानी पी करके जब आत्मा तृप्त हो जाती है, और तब मैं पूछता हूँ उसकी तरफ अपने चेहरा उठा करके कि आप मेरे में दिलचस्पी इतना क्यों ले रहे हैं, क्या हो जाए, आप मुझे यहाँ पर लेके आए, कोई काम है क्या। तब अधेड़ व्यक्ति कहने लगा, हाँ तुमसे काम है, बहुत ज़रूरी काम है, क्या तुम ये काम कर पाओगे।
बहुत पैसा दूंगा तुम्हें। जब मैं सुनता हूं कि बहुत पैसा दूंगा तो मेरी आंखों में लालच आ जाती है। अरे मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं पैसे के लिए ना जाने कौन क्या क्या किया। मुझे लगा कि सही मुर्गा मिल गया है, मेरी गरीबी पर तरस खा रहा है। अतः मैं बोलता हूँ कि हाँ हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तब कहता है कि पहले काम तो सुन लो, बाद में हाँ या ना दोनों बोल सकते हो। अगर काम समझ में आता है तो हाँ बोलना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो ना भी बोल सकते हो। तब वो अधेड़ व्यक्ति बोलना शुरू करता है कि सुनो नौजवान, ध्यान से सुनना, ये कोठी देख रहे हो ना, ये मेरी है। मैं उसकी बातों में अब ध्यान देने लगा था। तब वो बताता चला गया अपने ही सुर में, आंखें बंद करके, जैसे सपने की दुनिया में खोया हुआ है। तब वो बोलता गया, मैं उसकी बात को सुनता गया। वो कह रहा था कि देखो यहाँ पर मेरा भरा पूरा परिवार था, ना जाने मेरे परिवार को किसकी नज़र लगी। पहले मेरी पत्नी की मौत होती है और इसके बाद मेरी जवान बिटिया, उसकी मौत हो जाती है। मेरे पास में अथाह रुपया होता है, मैं दोनों को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इलाज कराता हूँ, महंगे महंगे डॉक्टर लगाता हूँ, लेकिन वो लोग बच नहीं पाते। तब तक मैं यही समझ रहा था कि मैं पैसे के जोर पर सब कुछ कर सकता हूँ। तब मुझे झटका लगा कि सब कुछ होते हुए भी, इतना पैसा होते हुए भी मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाया। अब मेरी दुनिया लौट चुकी थी, मेरी पत्नी का मौत हो चुका था, अब मेरी बिटिया की भी मौत हो चुकी थी। मैं अंधेरे में डूब चुका था। मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया लौट चुकी है, अब मैं जी के क्या करूँगा। मैं ऐसे अब कई दिनों तक अपने घर में अपने आप को कैद कर लिया था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिरकार मेरे मिलने जुलने वाले आ करके मुझे समझाने लगे कि देखो उनकी जीवन इतने टाइम के लिए थी, संसार के नियम है, परिवर्तन चलता रहता है। तब मुझे लगा कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। शायद मेरी बिटिया का लाइफ इतने दिनों तक थी और मेरी वाइफ का भी इतने दिनों तक थी। इसमें मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो बचाना चाहा उनको, इतना रुपया मैं खर्च किया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर लगाया, हॉस्पिटल लगाया, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। तब मुझे लगा कि हाँ जो मेरे मित्रगण हैं सही कह रहे हैं, जिसकी अब जितनी भाग्य में लिखा होता है जीने का, और उतना ही वो जीता है, चाहे कुछ भी कर ले। तब मुझे लगा कि हाँ अब मुझे सामान्य जीवन जीना चाहिए, ईश्वर की विधि विधान में मुझे अड़चन नहीं बढ़ना चाहिए। फिर मैं अपने जीवन में लौटने लगता हूँ। मैं अपने काम में अब लग जाता हूँ। यही कोठी थी, मैं इसी कोठी में रात को आता हूँ, आराम करता हूँ। जब एक रात को जब मैं बिटिया के कमरे में कुछ हलचल सुनता हूँ ना, तो मेरा कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। जब हलचल तेज हो जाती है तब मैं अपने कमरे से निकल करके बिटिया वाले कमरे में जाता हूँ। दरवाजा में बाहर से सांकल लगा रखा था। अब मैं कुछ पल दरवाजे पर रुकता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि बिटिया के कमरे में कौन हो सकता है। तब में मुझे लगा कि इस कमरे के अंदर में कोई चल रहा है, जैसे कोई इधर से उधर टहल रहा है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैं धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ और कमरे की लाइट ऑन कर देता हूँ। तब मैं देखता हूँ कि एक परछाई सी एक सेकंड के लिए मुझे नजर आई थी, और वो परछाई लगी कि मेरी बिटिया का ही है। जैसे ही परछाई लगती है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी। तब तक वो परछाई गायब हो चुकी है। मैं निराशा में फिर गिर जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बिटिया की आत्मा इसी घर में है, इसी घर में भटक रही है। अब मैं हर रात अपनी बिटिया को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं बिटिया को देख नहीं पाता हूँ। एक रात में जब सोया हुआ था, तब मुझे किचन में कुछ हलचल महसूस हुई। मैं जान गया कि बिटिया का आत्मा है, शायद भूखी है, किचन में ढूंढने की कोई कोशिश कर रही है। जब जाता हूँ ना, तो एक परछाई वैसे ही दिखती है, जो किचन में इधर से उधर कुछ तलाश रही थी। जैसे उसको आभास होता है कि मैं आ चुका हूँ ना, वो गायब हो जाती है। तब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि ये मेरी बिटिया का आत्मा है, और ये आत्मा मेरे घर में ही है।
ये अपने कमरे में रहती है, शायद वो भूखी प्यासी है। और तब मैं उसके लिए कुछ खाना कमरे में रखने लगा जो उसको बेहद पसंद था। ड्राई फ्रूट वगैरह, फल फूल, ऐसी चीज़ें, मर मिठाई और सब कुछ मैं थाल में रख करके और उसके कमरे में रख देता। लेकिन जब मैं अगले दिन जाता ना तो सब सामान वैसे कि वैसे ही पड़ा मिलता, जैसे उसको कोई टच ना किया हो। मैं जो अब मेरा काम था मैं कर रहा था। अब फिर अगली रात को मैं नया चीज़ अब उसके कमरे में रखता कि चाहे शायद उसको ये पसंद ना आई हो, खा ना पाई हो। नया आइटम पेश करता हूँ, नया आइटम रखता हूँ और नया आइटम रखने लगा। लेकिन उसको लग रहा था कि जैसे मर मिठाई, फल फ्रूट में अब उसकी कोई मतलब नहीं था, उसको इच्छा नहीं थी खाने का। अतः मैं सोचने लगा कि अरे संडे के संडे हम लोग मटन वगैरह, चिकन वगैरह, नॉन वेज बनाया करते थे। मुझे लगा कि शायद उसको नॉन वेज की ज़रूरत है। तब मैं होटल से बना बनाया नॉन वेज लेके आता हूँ और थाल में परोस करके रात के टाइम उस कमरे में रख देता हूँ। आराम से सो जाता हूँ। जब सुबह जाता हूँ उस कमरे में और तब मैं देखता हूँ तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। थाल में से पूरी, अब उसमें एक हड्डी तक नहीं बचा हुआ है। जो किसने भी खाया बड़ा तसल्ली से खाया, कोई भी जूठन वहाँ गिरा नहीं था। और वही मैं फल फ्रूट रखता था तो कोई छूता तक नहीं था। हाँ, तब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था, जो सेठ बता रहे थे कि उसके घर में अब वो आत्मा रहती ही रहती है, मेरी बिटिया जरूर रहती है। वो बताते जा रहे थे, मैं सुनता जा रहा था। उनकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में बैठती जा रही थी। तब कहने लगे कि ऐसा ही होने लगा। मैं हर रोज उसके लिए मटन लेके आता था, चिकन लेके आता था, थाली में रख करके रात के सोने के टाइम उसके कमरे में रखाता था। और इसके बाद मैं जाता नहीं था। मुझे यकीन था कि मेरी बिटिया ही होगी, भूखी है और वो मटन खाना पसंद कर रही है। ऐसा ही मैं पूरा महीना दिन तक करता हूँ। और मैं सुबह जाता हूँ ना तो थाल बिल्कुल खाली मिलती है। मुझे बड़ा खुशी मिलती है कि चलो जीते जी मैं बिटिया का कुछ कर नहीं पाया, चलो अब उसकी आत्मा है और उसको मैं भोजन तो खिला रहा हूँ, अपने घर में तो है। इतना तो मुझे अब सही लग रहा था। अब मैं ये नहीं समझ रहा था कि अपने घर में मैं क्या कर रहा हूँ, किसको मैं अब ये मैं मीट खिला रहा हूँ, मांस खिला रहा हूँ, आगे चल के मेरे साथ में क्या होने वाला है, मुझे जरा भी अनुमान नहीं था। एक रात बारिश की रात थी, बाहर बारिश पड़ रही थी झमाझम झमाझम। वो खाना दे करके मैं आ चुका था। मैं बारिश का अब आनंद ले रहा था। रात करीब 11 बज चुका था। बिजली कड़क रही थी, शायद तूफान भी था, हवा तेज चल रही थी। खिड़की बार बार अब आवाज़ कर रही थी। मुझे लगा कि खिड़की सही ढंग से बंद नहीं है। मैं खिड़की पर जाता हूँ और दरवाज़ा खिड़की का सही ढंग से बंद करता हूँ। जब मैं पीछे मुड़ता हूँ ना तो जो चीज़ देखता हूँ ना, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि एक परछाई, वही जैसे मेरी बिटिया की परछाई होती थी वैसी ही परछाई दिखाई दे रही है। उसका जो चेहरा है ना धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल लाल दिखाई दे रही है। उसका अचानक बाँह जो होता है ना, बाजू लंबा हो जाता है। वो बाजू, पंजा मेरे गर्दन पर आकर के रुक जाता है और वो लगातार मेरी गला को दबाई जा रही है। मेरे में जितना ताकत है मैं कहता हूँ कि बेटा मैं तेरे पापा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मुझे क्यों मार रही है, मुझे क्यों मार रही है बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। लेकिन जैसे वो मेरी बात को सुन नहीं पा रही थी, वो लगातार मेरा गला घोटती जा रही थी, घोटती जा रही थी, जब तक उसकी नज़रों में मैं मर नहीं गया था। मैं मरा जरूर था लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं कब अपना आपा खो देता हूँ, बेहोशी में डूब जाता हूँ और मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना तो सुबह हो चुकी होती है। बारिश अभी भी पड़ रही है। खिड़की से वही बूंदे कुछ मेरे चेहरे पर गिरता है। तब मेरी आँख खुलती है। वही सीन मुझे याद आता है कि अगर मेरी बिटिया होती तो मुझे मारती क्यों। मुझे वो अपनी तरफ से तो मार ही दिया था। मैं खौफ में भर जाता हूँ, डर जाता हूँ। जैसे तैसे मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। मैं इतना खौफ में भर जाता हूँ कि मैं उस घर में रहना भी नहीं चाहता।
मैं दूसरे घर में पहुंच जाता हूं, अपने एक दोस्त के घर में। हालांकि मेरा एक और घर था, लेकिन वहाँ साफ सफाई नहीं थी। फिर मैं अपने दोस्त के घर पे कुछ दिन रहता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने दोस्त को बताता नहीं हूँ। दोस्त कहता है कि बात क्या है, कुछ तो बताओ, लेकिन मैं छिपा देता हूँ। मैं दिन में जाकर के दूसरा घर साफ सफाई करके फिर अपने दोस्त के घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। जब मैं अपने दूसरे घर में जाता हूँ ना, तो एक रात को फिर वही परछाई मेरे कमरे में पहुँच जाती है। वैसे ही भयानक रूप उसका। मुझे तो लगा कि मेरी बिटिया का आत्मा है, लेकिन मैं जब गौर से देखा ना, तो मुझे एहसास हो चुका था कि मेरी बिटिया जरूर ऐसी लगती थी, लेकिन ये मेरी बिटिया का आत्मा कभी नहीं हो सकता है। मेरी बिटिया मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगी। अब ये मेरे नए घर में भी आ चुकी थी। मुझे जगा रही थी और भारी आवाज़ में कह रही थी कि मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। अगर तू मुझे भोजन नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगी। तब मैं डर गया। कहने लगा कि अभी तो मैं कुछ नहीं दे सकता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। हाँ, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध जरूर करूँगा, लेकिन इस जगह पर नहीं, इस घर में मत आइएगा आप। मैं आपको उसी कमरे में अब मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कराता हूँ। कल से आपको आपका भोजन वहीं मिल जाएगा, जो आप खाती थी मांस में, वही चीज़ आपके लिए प्रबंध करा दूंगा। तब जाकर के उसको मैं समझा पाता हूँ। तब वो मेरी पीछा छोड़ती है। तभी भी जाते जाते बोलती है कि अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगी। मैं बहुत खौफ में हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। तब मैं उसका कही हुई बात को ध्यान से सुनता हूँ। तब मुझे समझ में आता है कि अगर उसने ऐसा कहा है तो कर भी सकती है, क्योंकि एक बार मुझे पहले भी मारने की कोशिश किया था। अब मुझे भगवान ने अभी ज़िंदगी बचा रखा था। मैं दोबारा मरना नहीं चाहता था। तब मैं सोचने लगा कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। शाम होने के बाद मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं उस घर में जाऊँ, इतना भयभीत मैं हो जाता था। तब मैं तुम्हारे जैसे एक नौजवान को पकड़ा, उसको लालच दिया कि देखो बेटा, ये मेरा कोठी है और इसमें एक कमरा है, सब कुछ बता दिया। तुम उस कमरे में जा कर के जो मैं सामान दूंगा उसको तुम रख के आ जाना। तुम्हें इतना पैसा दूंगा। इस तरह एक नौजवान लड़के को मैं नौकरी पर रख लिया और वो मेरा काम करने लगा। लेकिन उसको उस आत्मा ने कभी कोई कष्ट नहीं दिया। वो जाता था, उस कमरे में खाना रख देता था और फिर मैं उसको पैसा दे देता था। वो अपने घर, अब मैं अपने घर। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। अचानक वो लड़का गायब हो गया। जब मैं उसका इंतज़ार करने लगा ना, तब वो आया ही नहीं। उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंचता हूँ, तब पता चलता है कि वो वहाँ से भी खाली कर चुका है। ना जाने कहाँ चला गया। मुझे डर लगने लगा। आखिरकार मैं अपने कोठी लौटता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। रात ज़्यादा हो चुकी थी। फिर वही आत्मा मेरे बिस्तर पर आ जाती है। देखने में लगती है कि मेरी बिटिया है, लेकिन वो बिटिया जैसी लग नहीं रही थी। आगे का जो चेहरा था ना, वो भयानक दिख रहा था। सबसे भयानक उसकी आंखें थी, जो लाल लाल जलती हुई नजर आ रही थी। फिर मुझे धमकी दे दी है कि देखो, मैं कल से कुछ खाई नहीं हूँ, मुझे भूख लग रहा है। अगर मुझे कुछ भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं डर जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे एक आध दिन का वक्त दो। मैं आपके लिए बहुत सारा, पहले से ज़्यादा भोजन का प्रबंध कराऊंगा। तब वो मानती है। जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना बुजुर्ग का, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। अरे मैं इतने ही सब किया, तंत्र मंत्र कराया, मैं शमशान में जाके साधना किया, मैं याचनी की साधना किया, प्रेतनी का, पिशाचनी का, रक्त पिशाचनी का, ना जाने कौन कौन सा साधना किया। मैं शमशान में आधी रात को अब बैठा रहा, लेकिन कोई आत्मा मेरे पास में नहीं आई, ना कोई भूत प्रेत मुझे दिखाई दिए। ये सेठ का कहना था कि इसके घर में अब एक आत्मा है जो मांस ही खाती है। मैं कैसे मानूं भाई? मुझे लगा कि नहीं, इसका डर है, ये डर है, डर में जी रहा है। अगर आत्मा होती, भूत प्रेत होती, तो मुझे क्यों नहीं नजर आई? मुझे लगा कि अच्छा मौका है पैसा कमाने का। कोई भूत प्रेत नहीं है, इसका मन के अंदर बहन चल रहा है। अगर भूत प्रेत होता तो मुझे भी पकड़ता
जबकि शमशान में था मैं, अंधेरी रातों में जो कोई नहीं जा सकता। मुझे लगने लगा कि इसके मन में ये वहम बैठा हुआ है, ये डरपोक सेठ है। मैं ये काम कर सकता हूँ, बड़े मज़े से कर सकता हूँ। अब बदले में मुझे इससे पैसा काफ़ी लेना होगा। तब मैं सौदेबाजी पर आ चुका था। तब मैं कहने लगा कि सेठ, इस काम में तो बड़ा रिस्क है। हो सकता है कि वो लड़का जो पहले भोजन देता था उसके साथ में वही आत्मा ने कुछ कर दिया हो। सेठ डर जाता है, कहता है कि हाँ, ये भी हो सकता है। तब मैं एक मोटी रकम मांगता हूँ। मैं इतनी मोटी रकम मांगता हूँ कि जिससे मेरी कर्जा जो है ना वो चुकता हो जाए। और वो सेठ देने को तैयार हो जाता है। कहता है कि मैं इससे ज़्यादा भी डबल दूंगा अगर आप इसको भगाने में, इस घर को, अब उस जो घर में आत्मा रहती है, अगर उस घर से तुम निकाल सकते हो तो मैं इससे कई गुना ज़्यादा दूंगा। तब मैं कहने लगा, सेठ पहले ये काम कर लेते हैं, पहले हम इसको भोजन देते हैं, इसको जांचने का, परखने का मुझे मौका दो। मैं एक दिन ऐसा काम भी करूंगा जबकि उस आत्मा को उस घर से निकाल दूंगा। मेरे दिमाग में सेठ को लूटने का अब आइडिया आ चुका था। मैं तो समझ लिया कि सेठ भ्रमित है, अब इसको लूटा जा सकता है। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, अब पैसा सेठ देने को तैयार था। अब मैं सब कुछ अपने मन में प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे करना क्या है। आखिरकार सेठ मान जाता है, अब मुझे पैसा दे देता है। उसी घर में बोलता है कि देखो, तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें चल कर के घर दिखा देता हूँ, वो कोठी दिखा देता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपके घर में ही रहूँगा, कोठी में रहूँगा, आपके नज़रों के सामने रहूँगा, मैं कहीं भागूंगा नहीं। या आप चाहो तो ये पैसा भी रख सकते हो। मैं इसको इतना तसल्ली दिलाता हूँ। तब वो सेठ मुझ पर विश्वास कर लेता है। आखिरकार रात को मैं अब पूरी तैयारी से उस घर में जाता हूँ जहाँ पर वो प्रेतात्मा लड़की सेठ के कहे अनुसार उस कमरे में रहती थी, जो कि इतना मांस खा लेती थी। मैं तो जान चुका था मन ही मन सब कुछ कि अरे कोई आत्मा कोई नहीं उस घर में। वो मांस रखता था, कोई बिल्ली उड़कर आकर के अब भोजन कर लेती होगी। सेठ को लगता था कि उसकी बिटिया आकर के उस मांस को खा गई है। अब मैं तो बिल्कुल बिना डरे हुए ये काम करने पर तैयार हो गया था। एक मोटी रकम मुझे मिल चुकी थी। वही होता है, अब सेठ मुझे अपनी कार से लेकर जाता है, रोड पर कार खड़ा कर देता है। उसकी हिम्मत नहीं कि रात में अपने कोठी के गेट पर आ जाए। और आसपास में भी जो कोठियाँ थीं वो भी अंधेरे में डूबी हुई थी। बिल्कुल अंधकार मचा हुआ था वहाँ पर, जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तब मुझे सेठ टॉर्च देता है कि ये टॉर्च लो, अंदर जा कर के लाइट वगैरह मत जलाना, टॉर्च की सहायता से जाओ और कमरा खोलना। कमरा का पूरा नक्शा बता देता है। फिर मैं टॉर्च की सहायता से उस कमरे में पहुंच जाता हूं। मुझे जरा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं यकीन कर लिया था कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, सब कहने की है। और कोई होता तो मुझे भी नजर आता, जबकि मैं इतना कुछ कर चुका था। आराम से जाता हूँ, उस दरवाजे को खोलता हूँ और पूरा टॉर्च की रोशनी से पूरा कमरे का मुआयना करता हूँ। मुझे वहाँ पर एक खुली हुई खिड़की नज़र आती है। तब मुझे लग चुका था कि आखिर आत्मा कहाँ से आती है। मैं समझ गया कि आत्मा वगैरह कोई नहीं, ये खुली खिड़की से बिल्ली आती है और फिर वो मांस को खा लेती है। सेठ को लगता है कि वही आत्मा आके भोजन करती है। अब तो शायद उसके बहन का कोई इलाज ही नहीं है। वही मैं करता हूँ। अब उस थाल को रख देता हूँ और फिर दरवाज़ा बंद करता हूँ और अपना सेठ के पास आ जाता हूँ। सेठ पूछता है कि हाँ, काम हो गया? मैं बोला बड़ा आराम से। तुम्हें डर तो नहीं लगा बेटा? मैं बोला बिल्कुल नहीं लगा। तब कार स्टार्ट होती है और सेठ के घर पहुँच जाता हूँ। अब सेठ को भी एक साथी मेरे जैसा मिल चुका था। वो भी अब थोड़ा निडर हो चुका था और कहने लगा कि देखो बेटा, मैं पहले ड्रिंक करता था, लेकिन अब मैं इतना डर चुका हूँ कि ड्रिंक करता नहीं हूँ। तब मैं कहने लगा आप डरिए मत, मेरे साथ बैठिए और आपको भी आनंद आएगा। हम दोनों अब ड्रिंक करने लगते हैं। अब तो ये रोज का काम हो चुका था। ये काम मैं पूरा 1 महीने तक किया। जितना मैं रकम लेना था उतना ले चुका था। ये जो करार हुआ था 1 महीने के लिए करार हुआ था। 1 महीने के बाद उसने जो बोला था कि बेटा मैं चाहता हूँ कि इस आत्मा को
अगर तुम्हारे पास में कोई तंत्र मंत्र है या फिर कोई तांत्रिक है तो इसको आकर निकलवा दो। यह कि मेरी हिम्मत नहीं है उस कोठी में जाने को। ये कोठी मुझे खाली भी कराना है उस आत्मा से, जो भी आत्मा है, चाहे मेरी बेटी क्यों ना हो, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना है, मुझे उस घर को खाली कराना है। मैं उस घर को अब बेचना चाहता हूँ। मैं अब पैसा ऐंठने का अब तरीका आ चुका था। तब मैं कहने लगा कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूँगा। मुझे मंत्र आता है, तंत्र आता है। मैं उसको पूरा मंत्र पढ़ के भी सुनाया। तब उसको विश्वास हो गया कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। वो विश्वास मेरे पर कर लिया था। मैं एक दिन निश्चित भी कर लिया था और उसके एवज में मैंने बहुत सारा रकम मांग लिया था और वो रकम भी मुझे दे चुका था। कैसे भी करके इस आत्मा को हमारे घर से निकाल दो। मैं पूरी तैयारी में था। मैं बोला था कि ये अमावस की रात को मैं काम करूँगा। उसको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आत्मा जो होती है अमावस की रात को अब वो नज़र भी आती है। मैं उसको आसानी से पकड़ सकता हूँ और फिर मैं उसको कहीं बाहर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। और मेरे बहकावे में सब कुछ आ चुका था और वही करता हूँ। अब मैं अमावस की रात को पूरा तैयारी कर लेता हूँ। पूजा पाठ का सामान सब कुछ, दिया बाती जो भी लगना था उसकी नज़र में मुझे तो करना ही था। और ले करके शाम के टाइम मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। सारा सामान रखे और फिर हम सेठ के साथ वापस चले जाते हैं। रात को 12 बजे सब कुछ करना था। सेठ को भी जानकारी थी कि ये सब काम रात के 12 बजे होगा और वही होता है। मैं सेठ के साथ अब उस जगह पर पहुंचता हूं। रोड पर गाड़ी रोक देता है। अब आगे कहता है कि तुम जाओ, अब तुम्हारा काम है, मैं तो यहीं इंतजार करूंगा। मैं महसूस करना चाहता हूं कि वो आत्मा उस घर से आज़ाद हुई कि नहीं हुई। मैं कुछ ना कुछ महसूस करना चाहता हूं, कोई ना कोई लक्षण देखना चाहता हूं, अतः मुझे यकीन होगा। तब मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसको मैं नज़ारा जरूर दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा ताकि इसको पता चल जाए कि हाँ, ये आत्मा इस घर से बाहर निकल गई है। मैं कमरे में पहुंचता हूं, तब तक आधी रात हो चुकी होती है। मैं पूजा पाठ का सामान लेकर के आप विधिवत उस घर में, जैसे पूजा पाठ शमशान में किया जाता है, आप वैसे ही करता हूँ। दिया बाती करता हूँ, रक्षा कवच बनाता हूँ, सब कुछ जो कर सकता था विधि विधान से वो करता हूँ मैं। फिर उस मंत्र को जाप करने लगता हूँ। आखिर मैंने पैसा लिया था तो उतना करना ही था और वही करने लगता हूँ। जब आधा घंटा हो जाता है, मंत्र का जाप अब मेरा कम ख़त्म हो जाता है। तब मैं सोचा हूँ कि अब चला जाए। अब मुझे ऐसा कुछ खेल रचना था, ड्रामा करना था और उसके लिए मैं पहले से तैयार था। एक बोतल में मैं पेट्रोल और दिया बाती जला रखा था। मैं उसको जला करके, छोटी शीशी थी, और उसको आंगन में फेंक देना था ताकि लगे कि हाँ, कोई आत्मा आग से जलती हुई अब बाहर निकल गई है। मैं सब कुछ ऐसे ही तैयार कर रखा था। जैसे ही मैं अपना काम खत्म करता हूँ पूजा पाठ का, मैं अब सोचता हूँ कि बाहर निकला जाए, दरवाज़ा खुला जाए, फिर आखिरी काम करूँ। छोटी सी शीशी और माचिस में तैयार रखा था कि उसमें आग लगाऊंगा और बाहर फेंक दूंगा ताकि उसमें कुछ आग का चिंगारी ऊपर तक निकले और सेठ को यकीन भी हो जाए कि हाँ, मैंने कुछ महसूस किया था, वहाँ पर आग का धमाका हुआ था। और वही मैं करने जा रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ ना, तभी एक लंबा बाँह आ करके मेरा गला पकड़ लेता है। यकीन नहीं मानोगे, ऐसा लगा ना कि मेरा प्राण निकल जाएगा उसी वक्त में। इतना मैं डर चुका था, इतना खौफ में था। और जैसे ही मुड़ता हूं ना, मैं जो देखता हूं, सेठ बिल्कुल सही कह रहा था। वही लाल लाल आंखें, बड़े बड़े बाल लहराते हुए, खौफनाक चेहरा मेरे सामने में था। और वो अपने पंजा से मेरे गला को दबा रखी थी और जैसे ही आंखों से अंगार निकल रहा था, मैं तो देख के कांप गया था। मैं समझ गया कि अब ये पकड़ लिया है ना, अब मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन भूत प्रेत तो होता ही नहीं था। मैं तो इतना साधना कर चुका था, शमशान जा चुका था, सब कुछ काम कर चुका था, तो ये भूत प्रेत कैसे आ गई भाई? मैं कुछ नहीं कर पाया था उस वक्त में। वो मेरा गला पकड़ करके मुझे घसीटने लगी, मुझे दीवार पर ले करके चिपका दिया।
हाँ, मेरा तो पसीना छूट गया था, हाथ पैर कांपने लगे थे। हाँ, मैं उसे बोलने की कोशिश कर रहा था कि देखो आप मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपको पकड़ने के लिए नहीं, बस मैं ड्रामा करने के लिए आया था। लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हाँ, तब वो भराती आवाज़ कहती है, जैसी आवाज़ निकल रही है, भारी आवाज़, थरथराती हुई, जैसे कांपती हुई आवाज़, तू मुझे पकड़ेगा, तू मुझे कैद करेगा, मैं तेरी औकात दिखाती हूँ कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तू इस घर से जिंदा जाएगा तब ना, तू जिंदा निकल के दिखा। तू मंत्र वाला बना है, तू मंत्र शक्ति वाला है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तब मुझे लगा कि ये वास्तव में वही आत्मा है, शायद जैसा सेठ बताता था, शायद उसकी बिटिया का आत्मा है, जब एक चुड़ैल बन चुकी है। और चुड़ैल किसी का भी नहीं होती है, सगे बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। मेरा हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब मुझे तो अपने मंत्र शक्ति पर यकीन भी नहीं था कि मेरा मन शक्ति काम करेगा या नहीं करेगा। और तब मैं जब जान जाने लगती है ना, और तब मुझे आखिरी बाण, आखिरी हथियार वही नजर आता है, मंत्र शक्ति जो बाबा जी ने मुझे सिखाया था। और उसी मंत्र शक्ति का मैं जाप करने लगता हूँ। जैसे जाप करने लगता हूँ ना, अब वो बड़ी बड़ी आंखों से, लाल लाल आंखी से और घूरने लगती है। अब चिल्लाने लगती है कि तू मुझे मंत्र से बांधेगा, शक्ति है तो करके दिखा। और तब मैं मन ही मन में उस मंत्र को जाप करता हूँ, बोलने का शक्ति तो मेरा थी नहीं। और तब मैं देखता हूँ कि वो धीरे धीरे जो पंजा मेरे गले पर दबा रखा था, अब उसकी जो पंजा था अब नॉर्मल होती जा रहा है, जैसे मेरे गर्दन को, गले को छोड़ रही हो, अब पीछे हट रही हो। और तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, ये मंत्र तो मेरा काम कर रहा है, मंत्र मेरा काम कर रहा है। मैं जोश में भर गया था, मैं इतने जोश में था कि मैं उस मंत्र का आवाज़ जोर जोर से करने लगा। इतनी जोर से कर रहा था कि बाहर के गाड़ी में सेठ बैठा हुआ था, उसको भी वो मंत्र सुनाई पड़ रहा था। लेकिन यहाँ मैं अलग परिस्थिति में था, मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था उस आत्मा से। लेकिन उस मंत्र शक्ति में इतना पावर था कि वो आत्मा मेरे बस में होने लगी। देखते ही देखते वो नॉर्मल, अब वो जो खूंखार चेहरा था नॉर्मल बन चुका था। और तब मुझे जो देखता हूँ बड़ा चर्च में भर जाता हूँ। एक इंसान लड़की की तरह वो नजर आती है और आंखों में आंसू। और तब कहती है कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया मुझे मत मारिए, भैया मुझे कैद मत करना, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ भैया, कभी मैं इस घर में नहीं आऊँगी, मैं आपका कहना मानूंगी, आप मुझे मंत्र के जाल में मत फंसाओ भैया, मत फंसाओ भैया। आंखों से आंसू निकलने लगता है। और तब मुझे मंत्र पर यकीन होता है कि इतने सालों से मैं सब कुछ किया, महीना महीना भर मैं जा कर के शमशान में साधना किया, और तब ये मंत्र कहाँ गया था। मंत्र काम ही नहीं कर रहा था। अचानक ये मंत्र क्यों काम करने लगा। अब मैं तो बिल्कुल जोश में भरा हुआ था। अब मैं कड़कती आवाज़ में कि नहीं नहीं, तू मेरे सेठ को परेशान कर रही है, तू है कौन। और तब वो कहती कि मैं सेठ का बेटी ही हूँ, मैं सेठ का बेटी हूँ भैया, मुझे आज़ाद कर दो भैया, इस मंत्र से आज़ाद कर दो। अब मैं तुम्हारे सामने इस घर से निकल जाऊंगी, अब फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी। और तब मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम इस घर से चली गई हो, दोबारा नहीं आओगी। और तब कहती है कि भैया मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बाहर तक, आप मुझे गेट के बाहर करके ताला बंद कर देना, आज जो भी तुम्हारी विद्या है इस घर पर लगा देना, मैं लौट के इस घर में नहीं आऊँगी, बस मुझे जाने दो, मुझे कैद मत करना इस मंत्र के जाल में, नहीं तो मैं तड़पती रह जाऊंगी। अब मुझे इस मंत्र शक्ति का पता लग रहा है, मेरे पूरे बदन में जलन सी हो रही भैया, मुझे इस मंत्र शक्ति से जितना जल्दी आज़ाद कर सकूं। आखिरकार मुझे उस लड़की पर दया आ गई थी। हाँ, मैं कहने लगा कि बहन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ, हमेशा के लिए, कभी लौट के मत आओ। हाँ, मैं तुम्हें कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ देखो, तुम्हारे सामने जब तुम गेट से बाहर निकलोगी ना, तुम्हारा पापा की गाड़ी खड़ी होगी, एक बार अपने पापा का दर्शन भी कर लेना ताकि उनको भी यकीन हो जाए। हाँ, वो मेरी हर बात को मानती है। हाँ, मैं उस लड़की को लेकर बाहर निकलता हूँ, वो परछाई की तरह दिखती है मुझे, चेहरा मुझे धुंधला धुंधला अब नजर आता है जैसे बाहर निकलती है। और आखिरकार गेट खोलता हूँ, मेन गेट पर आती है
और अपने कार के पास पहुंच जाती है। कार के पास जहाँ पर और उनके फादर बैठे हुए ड्राइविंग सीट पर, उस खिड़की पर जाती है और वहाँ पर अपना असली रूप अपने पिता को शायद दिखाती है। मैं तो देख नहीं पाया था। और तब उनके पिता रोने लगते हैं और उसके बाद वो आत्मा सदा सदा के लिए उस जगह से चली जाती है। जब मैं कार के पास पहुंचता हूं ना, तो मैं अपने जोश में होता हूं। मुझे लगा कि अरे मेरे पास में तो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं इस आत्मा को इस घर से आज़ाद करा दिया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा इस घर में कभी नहीं आएगी। अब मैं तो सेठ का काम आसान कर दिया हूँ। अब ये घर हमेशा के लिए खाली हो गया। अब तो सेठ चाहे जो कर सके, इस घर को बेचे या खुद रहे या फिर किसी को किराए पर दे दे। जब मैं आता हूँ ना, तो सेठ की आंखों में आंसू देखता हूँ और तब मैं पूछता हूँ कि हाँ जी सेठ जी, क्या हुआ, आपकी बेटी थी? तब वो कहने का हाँ, ये मेरी बिटिया थी। और फिर वो बिलख बिलख के रोने लगता है। अब मैं उसको एक तरह से आसरा देता हूँ, सहारा देता हूँ कि रोइए मत, रोइए मत। ये तो विधि विधान का नियम है। संसार परिवर्तन का नियम से चलता है। एक आता है तो एक जाता है। चलो, मैं आपका घर का खाली करा दिया हूँ। और उसके बाद सेठ जो है ना, मुझे घर, अब उसी घर पहुँचते हैं और अच्छी खासी मुझे रकम देता है। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, आंखों में जो पहले वाली चमक थी ना, वो गायब हो गई थी। वो निराशा में डूबा हुआ था। शायद उसको लग चुका था कि उसके घर में उसकी बिटिया थी और वो बिटिया जो एक प्रेत आत्मा बन चुकी थी, प्रेत आत्मा नहीं, चुड़ैल बन चुकी थी उसकी नज़र में। वो निराशा में डूबा हुआ था। और तब मैं कहा कि आप निराशा में से उबरिए, अभी आपकी जीवन लंबा है और अपने आप को संभालिए और फिर अपने काम में जुट जाइए। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी चलती रहती है। एक आता है, एक जाता है। और इसके बाद मैं सभी का कर्जा से मुक्त हो जाता हूँ और फिर अपने घर पहुँचता हूँ, अपने माँ बाप का पैसा दे देता हूँ और फिर कुछ पैसा बचता है ना, मैं गांव में रह कर के अब अपने माता पिता का सेवा करता हूँ और छोटा मोटा एक बिजनेस कर लेता हूँ। मुझे लग गया कि ना, मुझे शहर सूट नहीं करता। अब मैं इतना बड़ा बिजनेस करने के लायक बना भी नहीं हूँ। मुझे अपने माँ बाप का देख रेख करना है और इन्हीं की दुनिया में रहना है। तो आज भी मैं उन्हीं की दुनिया में हूँ। अब तो मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मोहित की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, इस पर आपका कोई कमेंट है तो बिल्कुल कीजिएगा, अपने विचार को ज़रूर जाहिर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल इसी चैनल पर, इसी टाइम। लेकिन जाते जाते, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। नमस्कार।